चंद्रगुप्त नाटक है जो चलता है आपके सिलेबस में है आपके यूपीएससी में। जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई रचना है ये। जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी कवि थे, जो एक हिंदी साहित्य का एक प्रमुख काल रहा है छायावाद, 1918 से 1936 के बीच, है ना जी सर, 1918। तो ये छायावाद जो है, छायावाद का जब हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो छायावादी काव्य की विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसमें भाषा संबंधी या भाव संबंधी किसी भी साहित्य जो होता है, कोई भी रचना, हमने पहले बताया था कि दो तरह की विशेषताएं नहीं, उसका दो पक्ष होता है, तो उसकी दो तरह की विशेषताएं ये प्रवृत्तियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या होता है? जैसे पहला होता है कथ्य और शिल्प, मतलब भाषा का जिसको कथ्य कहते हैं। जी सर। यानी कैसे क्या कहा गया है, कथ्य का क्या अर्थ होता है, क्या कहा गया है ना, किस बारे में बताया गया है, वो कथ्य है, वो भाव पक्ष है, संवेदना। और दूसरा पक्ष क्या है? शिल्प पक्ष, कला पक्ष, यानी कि कैसे, है ना। इसको पूरे हिंदी में याद रखना, पूरे हिंदी साहित्य में, क्योंकि हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उसका दो पक्ष होगा। क्योंकि अगर किसी को कुछ लिखना, मान लिया जाए कि आप जी को कवि बनना है, हम कहें कि आप कोई कविता लिखिए, कोई गद्य में कोई निबंध लिखिए, तो आपके सामने क्या है? दो तरह के, मुख्य रूप से दो तरह की आपकी समस्या होगी। क्या होगी? पहला होगा क्या लिखिए, क्या लिखिए सर, तो वही क्या कथ्य है ना, या भाव पक्ष, क्या लिखें। और जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, ये फैसला कर लेंगे कि हाँ हम इस बारे में लिखेंगे, जैसे आप प्रेम पर लिखेंगे, कोई कहे कि हम भक्ति के बारे में लिखेंगे, कोई कहे कि हम बेरोजगारी पर लिखेंगे, या किसी समसामयिक मुद्दे पर लिखेंगे, तो आपने कथ्य चुन लिया, ठीक है। और उसके बाद दूसरी समस्या क्या आएगी आपके सामने? इसको कैसे लिखें, है ना, कैसे लिखने में क्या क्या आएगा, किस तरह की भाषा का प्रयोग करें, है ना, कैसे कैसे शब्दों का उसमें हम प्रयोग करें, किस तरह के अलंकारों का प्रयोग करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी? मुहावरा का यूज करें, लोकोक्तियों का यूज करें, ये शिल्प पक्ष है, ये कला पक्ष है, ठीक है। तो किसी भी रचना जो होती है, साहित्यिक रचना, उसका दो पक्ष हम लोग करते हैं, कथ्य और शिल्प। तो छायावादी जो काव्य है, उस काल की जितनी रचनाएं हैं उसमें जब हम ये दोनों पक्ष पढ़ेंगे, कथ्य और शिल्प, उसकी जितनी विशेषताएं मिलेंगी वो सारी विशेषताएं हम चंद्रगुप्त नाटक में भी देखेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावादी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, जो छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, जिसमें से जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद मुख्य रूप से कवि थे, लेकिन उन्होंने गद्य में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी, उन्होंने कहानी भी लिखा है, उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, और नाटक के लिए इनकी विशेष रूप से ख्याति रही है। नाटक के रूप में, लेखक के रूप में इनकी इतनी ख्याति रही है हिंदी साहित्य में कि हम लोग जब हिंदी में नाटक का इतिहास पढ़ते हैं तो इनके नाम से युग का निर्धारण होता है। एक होता है जैसे प्रसाद के पूर्व का नाटक, प्रसाद के समय का नाटक जयशंकर प्रसाद, और प्रसाद के बाद का नाटक, है ना। यानी कि एक तरह जैसे हम लोग उपन्यास में प्रेमचंद को जो है वो युग निर्माता मानते हुए, है ना, एक स्टैंडर्ड, एक मानक मानते हुए निर्धारण करते हैं समय का, युग का, वैसे ही नाटक में चंद्रगुप्त को, जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। इनकी लिखी हुई प्रसिद्ध जो है ये नाटक है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, अजातशत्रु है। तो उसमें से जो है एक नाटक जो प्रमुख है इनका, तो हमको बहुत अच्छा लगता है ये चंद्रगुप्त, ये आपको बीपीएससी के सिलेबस में ये, इसमें से कई तरह के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इस नाटक को सबसे पहले आप लोग विषय रूप तैयारी करते हैं, पूरा एक एक अक्षर इसको अच्छे से शब्दशः पढ़ जाइए, है ना, शुरू से लेकर अंत तक। और डिक्शनरी अपने पास रखिए, जो चीज़ समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग मिलेगा, क्योंकि जो छायावादी काव्य था उसमें तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग मिलता है, तत्सम और उसके बाद तद्भव, जैसे सब बहुत कम मिलेंगे छायावादी। तो चंद्रगुप्त नाटक को शुरू से लेकर के अंत तक एक बार, कई बार कम से कम आपको मिले, जो नाटक है बहुत छोटी किताब नहीं है, आप दिन भर में 2-3 बार पढ़ सकते हैं, तो कम से कम एक बार निश्चित रूप से इसको अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। और ताकि आपके सामने एक जो इसका मेन थीम है जो कहानी का, वो क्लियर हो जाए।
यह मुख्य रूप से 2-3 घटनाओं को लेकर के है, इसके बारे में है। जो ऐतिहासिक घटना है, अब हम सभी जानते हैं कि जो सिकंदर थे, यूनान का शासक था, उसने भारत पर आक्रमण किया था। और तो इसमें उसी का वर्णन है कि उसने जो आक्रमण किया और भारतीय राजाओं ने जो उसका प्रतिकार किया, जो प्रत्युत्तर दिया उसको, और जो उसका सेनापति था सेल्यूकस, उससे युद्ध हुआ चंद्रगुप्त का। और इसमें एक जो है एक पात्र है जो भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, और वो पात्र कौन है? चाणक्य जैसे है ना, चाणक्य। उससे जब आप चंद्रगुप्त नाटक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि चाणक्य ही नायक है इस नाटक का। वो राष्ट्र निर्माता की तरह उभर कर सामने इसमें आता है। चंद्रगुप्त बहुत महान शासक हुआ, लेकिन उसको बनाने में जो महान शिक्षक जो थे चाणक्य, उनकी भूमिका रही। और चंद्रगुप्त नाटक पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि नहीं सिर्फ चंद्रगुप्त को ही बनाने में नहीं, बल्कि भारत को एक नया दिशा देने में गुप्त जो था, इनका चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य हुआ बाद में एक स्थापित हुआ, उसमें भी इसको उत्थान करने में, ये सिकंदर को भारत से बाहर करने में, यवनों से, यूनानियों से भारत को बचाने में, इन सारी चीज़ों में जो चाणक्य का जो राजनीति थी उनकी, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा इन चीज़ों में। ये सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इसके साथ साथ कुछ काल्पनिक घटनाएं और कुछ काल्पनिक चरित्र भी इसमें जोड़ा गया है ना। क्योंकि अगर पूरा ऐतिहासिक रूप से ही लिख दिया जाएगा तो साहित्य की श्रेणी में नहीं आएगा और वो थोड़ा सा नीरस भी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा साहित्यिक और थोड़ा सा रुचिकर बनाने के लिए इसको क्या किया गया है, इसमें कुछ काल्पनिकता का भी मिश्रण किया गया है, कुछ कल्पना भी जोड़ा गया है। लेकिन यह कल्पना जो है, वो जो काल्पनिक चीज़ें हैं, चाहे वो पात्र हो चाहे वो घटनाएं हैं, वो इस तरह से जोड़ी गई हैं कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं और सच्ची घटनाएं नहीं पढ़ रहे हैं। इसका कारण है ये क्या है, ये जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, यह उनकी कला की विशेषता है, यह उनकी प्रतिभा है। जिससे कि चंद्रगुप्त प्रदेश में ऐसा कहीं से नहीं लगता कि हम इसमें कहीं कुछ काल्पनिक भी पढ़ रहे हैं, जबकि उसमें बहुत सारे काल्पनिक पात्र हैं और बहुत सारी काल्पनिक घटनाएं भी जोड़ी गई हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक में जो सबसे पहला प्रश्न आता है इससे संबंधित, जो बहुत प्रसिद्ध है, वो एक प्रश्न यही है जो हम बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना का जो समन्वय हुआ है, इसकी चर्चा की। ठीक, तो इसको हम लोग कई जो है पर्सनल डायमेंशन पर, कई बिंदुओं पर इसको हम लोग क्या करते हैं, बांट करके इसको पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला होता है भौगोलिक वातावरण, है ना, कि उस समय का जो तत्कालीन भौगोलिक वातावरण था और जो नाटक में लिखा गया है, दोनों में कितनी समानताएं हैं। जो हमारे सामने प्रमाणिक ग्रंथ हैं इतिहास के, जिसमें उस समय का तत्कालीन इतिहास जो लिखा गया है, उसमें जो भौगोलिक वातावरण था भारतवर्ष का, तो उससे संबंधित जो चर्चा इसमें मिलती है चंद्रगुप्त नाटक में, दोनों में कितनी समानता है और कितनी काल्पनिकता इन्होंने जोड़ी है। वह काल्पनिकता कहाँ तक पच जाता है, कहाँ तक वो लगता है कि इसको स्वीकार किया जा सकता है। तो वो पहला उस बिंदु पर उसको हम लोग परखेंगे, ठीक है, भौगोलिक वातावरण। दूसरा हम लोग फिर जो घटनाएं उसमें, घटना का जो क्रम था, समय था और कौन कौन सी घटनाएं थी, उसका इतिहास से हम लोग मेल कराते हैं कि उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ घटनाएं क्या हैं, इतिहास से हैं और कुछ घटनाएं काल्पनिक हैं जो जोड़ी गई थी बाद में। तो उसके आधार पर फिर हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं। फिर तीसरा देखते हैं पात्र के स्तर पर, ठीक है, कि जो पात्र थे उसमें, बहुत सारे पात्र उसमें हैं जो इतिहास में भी हमको मिलते हैं, जो हम सामान्य इतिहास पढ़ते हैं तो वही पात्र हमें उसमें मिलते हैं। और कुछ पात्र जो है वो प्रसाद जी की अपनी जो है वो क्या है, कल्पना है, जो उन्होंने इसमें जोड़ा है। तो जैसे उसमें कुछ काल्पनिक पात्रों के नाम बता सकते हैं? सर मैं उसको भूल रहा हूँ, जैसे बहुत सारे जैसे मालव प्रदेश वगैरह का था, वो सब पसंद है। जैसे स्त्री चरित्र है, जैसे अलका है, मालविका है ना, कल्याणी, ये सभी क्या है। कल्याणी जो है वो तो ऐतिहासिक चरित्र है, लेकिन जैसे मालविका है और अलका है, ये दोनों क्या है, काल्पनिक चरित्र है। जैसे तो अभी हम मोटे तौर पर इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम इस आज चर्चा करेंगे।
और नेक्स्ट डे हम इसमें बताएंगे जब आप इसको पूरा हम मानकर चलेंगे कि आप लोगों ने पढ़ लिया है इसको पूरा, तब हम एक एक प्रश्न पर इसकी चर्चा करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर उसका हम जो लिखित नोट्स है वो भी शेयर कर देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने शब्दों में उसको लिखें, ठीक है। लेकिन आज हम मोटे तौर पर ये बताएंगे कि चंद्रगुप्त में मूल रूप से क्या क्या है और किस तरह के प्रश्न इससे पूछे जाने की संभावना बनती है। कुछ प्रश्न है जो पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न यही इसमें से आता है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना का जो समन्वय हुआ है जी सर, वो उसके बारे में प्रश्न आता है। तो ये जो हम बताएं 3-4 जो मुद्दे हैं, ठीक है, 3 प्रमुख मुद्दे होते हैं, बिंदु हैं जिन पर जिसकी कसौटी पर हमको ये इसको परखना है। पहला भौगोलिक वातावरण है, दूसरा ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनका कालक्रम है, तीसरा पात्र है और चौथा फिर अन्य है जिसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। और इन सभी के बाद पर हम एक निष्कर्ष बताएंगे कि इसमें जो इतिहास और कल्पना का समन्वय हुआ है वो किस हद तक जायज़ है, किस हद तक वो बचने लायक है, किस हद तक उसको हम कहेंगे कि हाँ ये साहित्य में उसकी छूट मिलती है जितना लेखक को। और मतलब क्योंकि बेहतर उसको कहते हैं हम लोग, जो कहा गया है ऐतिहासिक नाटक जो होता है, ये ऐतिहासिक नाटक है चंद्रगुप्त। ऐतिहासिक नाटक में कहते हैं कि वो इतिहास के शरीर में, ठीक है, इतिहास के शरीर में कल्पना का प्राण देना, ठीक है, यानी दोनों का कुशल समाहार कर देना। वही जो अच्छे से कर देता है कोई लेखक तो एक अच्छा ऐतिहासिक नाटक फिर जो है वो उसकी रचना होती है। तो चंद्रगुप्त जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये चीज़, इसका निष्कर्ष यही निकलता है। तो हम वो बताएंगे बाद में पूरा इसका एक एक घटना जितना चीज़ हम बताएं, एक एक बिंदु पर चर्चा करके इस पूरे प्रश्न को बताएंगे। लेकिन अभी यही जान लीजिए कि चंद्रगुप्त नाटक जो है इसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर बहुत ही अच्छा समन्वय हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ते समय कहीं से भी हमें ये नहीं लगता कि हम कुछ काल्पनिक चीज़ पढ़ रहे हैं, बल्कि इतिहास में जो चीज़ें हैं वही हम पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है इसमें। और ये क्या है, जयशंकर प्रसाद जो हैं, जो रचनाकार हैं, जो ये नाटककार हैं इसके, ये उनकी विशिष्टता है, उनकी प्रतिभा है। पहला ये प्रश्न से पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न इसमें आता है जो कि चंद्रगुप्त नाटक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रमुख पात्र हैं इसके, एक तो चंद्रगुप्त स्वयं है और दूसरा है चाणक्य। तो इसमें एक साहित्यिक एक विवाद है, साहित्य के क्षेत्र में एक चर्चा चलती है। वो क्या है, विमर्श चलता है इस नाटक के बारे में कि इसका नायक कौन है, चंद्रगुप्त है या कि चाणक्य। तो इस विवाद पर आपको भी प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में कि चंद्रगुप्त नाटक का जो नायक है वो कौन है, चंद्रगुप्त है या चाणक्य है। तो इसके बारे में भी फिर हम लोग क्या करेंगे, तो जो नाट्यकला है, नाट्यकला में का जो अपना एक शास्त्र होता है, जो नाट्य शास्त्र, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो इसमें बता रहे थे दूसरा प्रश्न क्या है, कौन नायक है, चंद्रगुप्त या चाणक्य, दोनों में से नायक कौन है। जैसे तो एक चीज याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्न आपको बहुत सारे आते हैं जिसमें कुछ चीज सिद्ध करना होता है, ठीक है। ये आपको जीएस के लिए भी, आपको बीपीएससी में, यूपीएससी में, किसी भी एग्जाम में ये लेखन की एक शैली, इसको आप याद रखिए, बना लीजिए। जब भी आपको कोई चीज़ प्रमाणित करने के लिए आता है, सिद्ध करने के लिए आता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप उसका, हम जैसे बताते रहते हैं कि फ्रेमिंग हमेशा आपके मन में होना चाहिए आंसर का। तो जो प्रमाणित करने वाले प्रश्न रहते हैं, ठीक है, कि सिद्ध करिए कि चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है, या सिद्ध करिए कि गोदान एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, सिद्ध करिए कि मैला आंचल एक क्या है, आंचलिक उपन्यास है। वो यूपीएससी में आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें करना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि नाट्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र की दृष्टि से कौन कौन से मानक हैं, मापदंड क्या है उसके, है ना। जैसे एक अच्छा, अगर हम पूछेंगे कि चंद्रगुप्त एक अच्छा नाटक है या नहीं, आप बताइए, तो एक अच्छे नाटक का कुछ तो होगा ना, मापदंड होगा, कुछ कसौटियाँ होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको बस उसकी जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी कसौटी है। गोदान एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है या नहीं, तो महाकाव्यात्मक उपन्यास होने के लिए क्या क्या गुण उपन्यास में होने चाहिए। अगर वो सभी गुण, तो वो बिंदुवार हम लोग क्या करेंगे,
उसको लिखेंगे कौन कौन सा गुण होना चाहिए महाकाव्यात्मक उपन्यास में, और उन सभी गुणों पर, उन सभी कसौटियों पर गोदान को कसेंगे, गोदान को रखेंगे और परख करेंगे कि देखेंगे कि उन सभी चीज़ों में गोदान जो है वो उपन्यास कहाँ तक खरा उतरता है। अगर उतर जाता है तो हम लास्ट में सिद्ध कर देंगे अंत में कि हाँ ये महाकाव्यात्मक उपन्यास का कहलाने का अधिकारी है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो नहीं है। तो उसी तरह से ठीक यहाँ पर चंद्रगुप्त में यह प्रश्न है, चंद्रगुप्त में कि इसका नायक कौन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नाट्य शास्त्र है भारत का हमारा पुराना लिखा हुआ, भरत मुनि ने लिखा है नाट्य शास्त्र, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन भरत मुनि को जनक कहा जाता है। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार जो बताए गए हैं उसमें नायक के गुण, ये नाटक के नायक में क्या क्या गुण होने चाहिए, जिसके आधार पर हम किसी को नायक कहेंगे कि ये इस नाटक का नायक। तो उन सभी गुणों के आधार पर, जो उसमें से 6-7 गुण हैं जो मुख्य गुण, उन सभी गुणों के आधार पर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का जो है तुलनात्मक एक अध्ययन उस बिंदुओं पर हम लोग लिखेंगे कि जैसे कि उसमें है, उसमें नायकोचित गुण होने चाहिए, जैसे कि साहसी होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, ठीक है, वीरता होनी चाहिए, नेतृत्व करता हूँ, हाँ, और नेतृत्व करता होना चाहिए, ये सभी गुण, ये हुआ नायकोचित गुण। दूसरा है कि कहानी के केंद्र में वो होना चाहिए, पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, वो मुख्य केंद्र जो है कहानी का पात्र वही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अंतिम फल का भोक्ता होना चाहिए, जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका कुछ फल निकलेगा लास्ट में, तो जो लास्ट में अंत में जो फल निकलेगा तो उसको भोगने वाला कोई तो चाहिए। हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि गुंडा मर गया, विलेन मर गया, हीरो के फादर भी कभी कभी दिखाते हैं, हीरो का फादर भी मर गया या उसका दोस्त मर गया, लेकिन अक्सर दिखाया जाता है जो सुखांत नाटक होता है, जिसका अंत सुखदायक होता है, तो उसमें अक्सर दिखाया जाता है क्या, हीरो हीरोइन बच गए, जो नायक नायिका है वो बच गए। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं फिल्मों में अक्सर कि अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो जब सब कुछ अंत में अच्छा हो गया तो उन चीज़ों को भोगेगा कौन? अगर हीरो ही मर जाएगा जी, तो नायक नायिका इसलिए उसमें जीवित रहते हैं और दिखाया जाता है कि अंत में सब कुछ अच्छा हो गया है ना। जो भी तनाव या फिर जो भी परिस्थितियाँ निर्मित हुई थी संघर्ष वाली, उन सभी का निदान कुछ न कुछ दिखाया जाता है कि हो गया, और अंत में जो नायक नायिका हैं या उनका परिवार है या जो भी लोग हैं, तो उसमें से जो मुख्य रूप से जो नायक होता है, जो उसका मुख्य रूप से उसका फल का भोक्ता हुआ, जो वो सारी परिस्थितियाँ जब अच्छी हो गई तो उन अच्छी परिस्थितियों के फल को कौन भोगेगा? नायक भोगेगा, जो जीवित रहता है और अंतिम रूप से फल का भोक्ता भी होता है। ये भी एक गुण होता है नायक का। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से इस तरह के और भी कुछ गुण हैं। तो इन सभी के आधार पर क्या करेंगे, हम परखेंगे, है ना, उन कसौटियों पर कसेंगे, चाणक्य को भी और चंद्रगुप्त को भी, और अंत में फिर हम एक निष्कर्ष बताएंगे कि हाँ तब इनमें से नायक कहलाने का अधिकारी कौन होगा। ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर का ये फ्रेमिंग होगा कि चंद्रगुप्त का नाटक का नायक जो है वो चंद्रगुप्त या चाणक्य। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा एक प्रश्न है, हम लोग जानते हैं कि जिस समय ये छायावाद चल रहा था, जो उसका काल है 1836, तो उस समय भारत में क्या अंग्रेजों का शासन था सर, असहयोग आंदोलन का उसमें दौर चल रहा था। गांधी जी एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित हो गए थे असहयोग आंदोलन के बाद, और राष्ट्रीय आंदोलन बहुत चरम पे तीव्रता, मतलब तेजी आ गया। और दूसरी चीज एक और आ गई थी कि कांग्रेस ने क्लियर कर दिया था एकमात्र स्वाधीनता ही, पूर्ण स्वतंत्रता हमारा उद्देश्य है। आम लोगों ने भी ये समझ लिया था कि अब कोई समझौता अंग्रेजों के साथ नहीं होगा। ठीक है, हमारा एकमात्र उद्देश्य आंदोलनों का क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता। तो इसके लिए जरूरी था कि लोगों में राष्ट्रीय जागरण का उदय होता है ना। जो आम लोग थे वो भी आंदोलन में जुड़ते, अधिकाधिक लोग जुड़ेंगे तभी आंदोलन सफल होगा। तो इन सब चीज़ों का जो है चित्रण, ऐसी रचनाएं जो पढ़ने के बाद आम आदमी के मन में जो है देशभक्ति की भावना जगे, राष्ट्रीय जागरण के प्रति, ठीक है, और अपने कल्चर के प्रति। हम किसी को कब हरा सकते हैं? जब मानसिक रूप से हम पहले उससे जीत जाते हैं, है ना। जब हम मान कर चलते हैं कि जब दो सभ्यताओं का युद्ध होता है तो पहले तो एक श्रेष्ठता का जो भाव होता है, ठीक है, श्रेष्ठता का भाव का क्या अर्थ है? जैसे कि जब वेस्टर्न
जो कल्चर है हमारे यहाँ जब आया, यानी जो अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए या पुर्तगाली आए, डच आए, तो वो अपना कल्चर, अपना संस्कृति और सभ्यता वो भी साथ लेकर आए, अपना रहन सहन खान पान, और हम लोग उससे बहुत प्रभावित हुए, है ना, भारत के लोग। और तो ये दो संस्कृतियों का मिलन हुआ है, या मिलन को क्या, उसको टकराहट कहेंगे, दो संस्कृतियों की टकराहट हुई। बहुत सारी चीज़ों को हमने स्वीकार किया, बहुत सारी चीज़ों को हमने उसका विरोध भी किया, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने उनसे सीखा भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो थी जो परित्याग करने लायक थी उनकी संस्कृति में। तो जब हम अगर किसी के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम उनको पराजित करें, तो पहले तो हमें ये मानसिक रूप से सुदृढ़ होना होगा, मानसिक रूप से ये विश्वास अपने मन में रखना होगा कि हम संस्कृति में और चीज़ों में उनसे बेहतर हैं और हम उन्हें हरा सकेंगे। जी सर। ठीक है। तो आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त जो नाटक है, इसमें कहानी कब की है, बहुत पुरानी कहानी है। जी सर। है ना, ये मगध साम्राज्य की हाँ, कहानी है। हाँ, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ये बहुत पुरानी कहानी है। तो आपको सोचा जा सकता है ना कि इतनी पुरानी कहानी कहने की उस युग में क्या जरूरत थी, जी सर, है ना। ऐतिहासिक कहानी कहने की उसमें क्या जरूरत थी 1918 से 1936 के बीच छायावाद में, उसको जोड़ करके इसका राष्ट्रीय कारण भावना क्या को था? इसका कारण ये था ताकि जो लोग उसमें पाश्चात्य संस्कृति को, है ना, उनकी सभ्यता को जो श्रेष्ठ मानते थे, ये इनके मन में एक दुर्बलता की, एक हीनता की भावना आ गई थी। तो चंद्रगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने ये दिखाया कि हमने विश्व विजेता को भी हराया है। हमारे यहाँ मात्र 2 लोग खड़े हुए, चाणक्य और चंद्रगुप्त, और उन्होंने हमारे लोगों को जगाया, है ना, यहाँ के लोगों को संगठित किया, और पाटलिपुत्र जैसे एक छोटे से जगह से निकल करके चंद्रगुप्त जैसे एक सामान्य युवक ने चाणक्य से शिक्षा ग्रहण किया, ठीक है, और उसके नेतृत्व में, उसके मार्गदर्शन में सिकंदर जैसे बड़े बादशाह को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि पूरे विश्व को जीतते हुए भारतवर्ष तक आ गया, है ना। तो इसमें विदेशियों पर हमारी जीत की थीम उठाई गई है, विषय उठाया गया है चंद्रगुप्त में। और इससे इसको जब लोगों ने पढ़ा, तत्कालीन जो हमारे उस समय के जो आम लोग थे या देशभक्त युवक थे, उन्होंने जब पढ़ा तो उनके मन में ये भावना आई, उनको अपने प्रति, अपने जो है संस्कृति के प्रति, अपने प्राचीन सभ्यता के प्रति जो है क्या हुआ, एक सम्मान का भाव अपने मन में जागृत हुआ। और यह विश्वास आया कि जब सिकंदर जैसे बहुत बड़े शासक को, एक बहुत बड़े योद्धा को, विश्व विजेता को हमारे यहाँ के जो है मगध के सम्राट ने या मगध के एक युवक ने कुछ सेना का संगठन किया, है ना, और चंद्रगुप्त जैसे राजनीति का सहारा लेकर के उसको यहाँ से हरा कर, पराजित करके लौटने पर विवश कर दिया, तो फिर हम लोग ब्रिटिश को क्यों नहीं भगा सकते हैं, है ना। इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो प्राचीन जो सभ्यता हमारी थी, और जो हमारे यहाँ का जो पुराना कल्चर था, जो जिसमें हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े शूरवीर हुए, हमने इतनी सारी विजय प्राप्त की विदेशियों पर, तो उससे प्रेरणा लेकर के आज के समय में, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चल रहा था, उस समय के लोग, उस समय के आम आदमी जो पाठक जिन्होंने इसको पढ़ा, उसके मन में भी देश प्रेम की भावना जगे, और यह विश्वास जगे कि हमने एक बार पूर्व में भी हराया था, विदेशियों को यहाँ से भगा दिया था, आज भी हम विदेशी आक्रांताओं को यहाँ से भगा सकते हैं, उनको पराजित कर सकते हैं, है ना। ये संदेश देने के लिए भी लिखा गया है। और इसमें एक मशहूर गीत भी है, जो उसमें जो काल्पनिक पात्र है, जो नायिका है अलका, और बहुत फेमस गीत है, बहुत प्रसिद्ध है। वो क्या है, किसी को याद है? माधुरी तुम सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये बहुत प्रसिद्ध गीत है जी सर। और यह पूरा का पूरा नव जागरण का प्रतीक है यह गीत, है ना, जो युवकों को प्रेरित करता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और तुम्हें पुकार रही है, भारत माँ पुकार रही है, हिमालय की जो है ऊंचाई से, जो हिमालय की चोटी है वहाँ से पुकार रही है। क्या पुकार रही? स्वतंत्रता पुकारती है। पूरा स्वतंत्रता का, जब आप छायावादी काव्य भी पढ़ेंगे, जब छायावादी काव्य की आप प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे, उसमें की विशेषताएँ पढ़ेंगे, जो कविताएँ लिखी गई, तो उसमें आप देखेंगे कि स्वतंत्रता का स्वर, नवजागरण का स्वर, है ना, ये सभी प्रमुखता से उसमें उठाया गया है। उसमें आपको देखने को मिलेगा छायावादी काव्य में।
तो वो सभी चीज़ें गद्य में भी देखने को मिलती हैं। तो चंद्रगुप्त में अगला जो आपका प्रश्न होगा बीपीएससी में, जो अक्सर पूछा जाएगा, आपको पूछा जाता है, पूर्व में भी पूछा गया है, वो क्या है? चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीयता के स्वर। चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीयता की जो भावना रेखांकित हुई है, चित्रित की गई है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा चर्चा करने के लिए। ये कौन कौन सी घटनाएं हैं या कौन कौन से पात्र हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको भी इसी तरह से कई बिंदुओं पर बांट लेंगे कि उसमें, और जिससे ये सिद्ध करेंगे कि चंद्रगुप्त में राष्ट्रीयता के, देश प्रेम के स्वर भरे पड़े हैं, है ना। उसका मूल उद्देश्य ही यही है, उस नाटक को लिखने का मूल उद्देश्य ही देश प्रेम की भावना का विकास करना है ना, लोगों में सब राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ओज भरना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी फ्रेमिंग कैसी होगी, इसका जो है कैसे बनेगा, ये उत्तर का प्रारूप क्या बनेगा। सबसे पहले इसमें पात्र के स्तर से, ठीक है, पात्र के स्तर पर बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे पात्र हैं जो उसमें राष्ट्रभक्त हैं, जो देश प्रेमी हैं, जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को उद्यत हैं, उनके बारे में बताएंगे। फिर दूसरा, घटनाओं के बारे में बताएंगे। उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर उसमें एक लड़की है मालविका नाम से, जो राजकुमारी है, जो महलों में पली है ना, और वो चंद्रगुप्त से, जो नायक है, उससे बहुत प्रेम भी करती है। लेकिन जब उसको पता चलता है, वो कभी भी चंद्रगुप्त को यह चीज़ बता नहीं पाती है, कभी अपनी भावना का जो है वो प्रकट नहीं कर पाती है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। लेकिन जब उसको एक दिन पता चलता है कि आज चंद्रगुप्त पर उसके शयन कक्ष में हमला होने वाला है, शत्रु हमला करेंगे, तो वो चंद्रगुप्त को बचाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि चंद्रगुप्त का जीवन भारत के उद्धार के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है, उसका जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो वो क्या करती है, चंद्रगुप्त की वेशभूषा धारण करके पुरुष जैसा, और चंद्रगुप्त के शयन कक्ष में स्वयं सो जाती है, और शत्रु आते हैं और चंद्रगुप्त समझ करके उसको मालविका को मारकर चले जाते हैं। ये कितना बड़ा बलिदान है, यह बहुत बड़ा बलिदान है, किसी एक राजकुमारी के द्वारा किया गया, जिसने कभी भी, जो खाली पैर कभी बाहर नहीं गई, लेकिन उसने देश प्रेम के लिए अपने को, अपना जान, अपने प्राण निछावर कर दिए, है ना, क्योंकि उसको पता था कि चंद्रगुप्त जो है उसका जीवित रहना आवश्यक है। तो उसने अपने प्राणों की आहुति उसके बदले में दी। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो भरी पड़ी है चंद्रगुप्त नाटक में। ये घटनाओं के द्वारा हम बताएंगे उसके संदर्भ में। इसके बाद संवाद के संदर्भ में ही बताएंगे। उसमें ऐसे ऐसे संवाद भरे पड़े हैं जिसमें कि देश प्रेम का, राष्ट्रीय एकता का, है ना, स्वर उसमें आता है। उदाहरण के तौर पर उसमें चाणक्य उसमें कहते हैं कि जब तुम इस तरह से सोचोगे कि मालवा, मगध, है ना, उज्जैन, जो उसमें राज्यों के नाम हैं, तो इस तरह से तुम कभी भी कोई बड़ा कार्य, कोई महान कार्य नहीं कर सकोगे, ठीक है। जब तुम ये सभी नहीं सोचकर पूरे भारतवर्ष को अपना राज्य, अपना देश, अपनी जन्मभूमि मानोगे, तभी तुम कोई महान कार्य कर सकते हो। और उसी तरह से एक सिंघरन उसमें है जो मालव का राजकुमार है, लेकिन वो क्या कहता है कि मालव ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष मेरा राज्य है ना, मेरी भूमि है, मेरी जननी है। तो इन सभी से राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया है। इसके बाद प्रसाद के नाटकों की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है, वो क्या है, गीत। जगह जगह पर आपको इसमें गीत मिलेंगे। ऐसी उसमें परिस्थितियाँ निर्मित की गई हैं कि उसमें बीच बीच में जो उसमें नायिकाएँ हैं, जो महिला आधारित चरित्र हैं, वो उसमें कुछ न कुछ गीत गाती हैं। और अधिकांश गीत जो है या तो भारत के प्राकृतिक वातावरण को, जैसे अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता किनारा, तो ये क्या है, ये गीत है राष्ट्रीय एकता को, भारत के भौगोलिक और प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करने के लिए है। फिर वो हिमालय तुंग श्रृंग से, वो क्या है, एक तरह से नवजागरण का प्रतीक है, आंदोलन के लिए जो है युवाओं को, नवयुवकों को जागृत करने का, उनमें ओज भरने का, देश प्रेम भरने का जो है एक माध्यम है वो गीत। तो गीतों के माध्यम से देश प्रेम की भावना उसमें मुखरित हुई है, वो है। इसके बाद घटनाएं हो गई, इसके अलावा पात्र हो गए, इसके बाद संवाद हो गया, गीत हो गए,
तो इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, ये बताएंगे एक एक बिंदुवार, ठीक है। और इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद तब हम लोग एक निष्कर्ष बताएंगे कि हाँ इस तरह से साबित होता है कि नाटक के जितने भी इसमें एक अंग होते हैं, नाटक का जितना भी अंग होता है उन सभी अंग में कहीं न कहीं देश प्रेम, कहीं न कहीं राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना, देश के पृथ्वी पर बिकने की भावना, है ना, देश की, अपने देश की स्वतंत्रता की भावना, ये सभी उसमें मुखरित होता है, ठीक है। ये इस तरह से प्रश्न का ये इसके उत्तर का ये फ्रेमिंग होगा। इसके बाद फिर एक इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वो क्या है, कौन है आता है चंद्रगुप्त में, वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो क्या है, वो है चंद्रगुप्त के नारी पात्र, उसके बारे में आता है चर्चा करने। या तो कहेगा कि उसकी प्रासंगिकता बताइए, उसमें जो नारी पात्र हैं, या उसमें जो नारी पात्र हैं उनमें उनके जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ है वो बताइए। या चंद्रगुप्त के नारी पात्र का आज की नारियों को, आज की जो हमारी महिलाएं हैं देश में, उनकी जो चंद्रगुप्त में जो नारी पात्र हैं उनका क्या संदेश कहा जाएगा आज के नारी को, आज के समय में, यानी प्रासंगिकता के संदर्भ में। ये सभी प्रश्न जो है वो चंद्रगुप्त के नारी पात्रों से संबंधित। तो छायावाद जो है वो जितना भी हिंदी साहित्य में जब से शुरू से जो लिखा गया हिंदी साहित्य आदिकाल से जो हम पढ़ते हैं, छायावादी काव्य में नारी का जो चित्रण हुआ है उसमें बहुत गरिमा है, सौम्यता है ना। अगर उसकी सुंदरता का भी वर्णन हुआ है तो उसमें ओछापन नहीं है, छिछलापन नहीं है, बल्कि उसकी एक वो गरिमा में है जो हमारे यहाँ भारतीय नारी को इस तरह से प्रतिष्ठा प्राप्त है। हमारे यहाँ जो प्राचीन शास्त्रों में, हमारे वेदों में, ग्रंथों में, है ना, हमारे समाज में उस तरह का जो है जो चित्रण हुआ है इसमें छायावादी काव्य में, चाहे वो, और उसमें जो है सबसे जो आगे है ऐसा चित्रण करने में वो जयशंकर प्रसाद है। छायावाद में उनकी रचनाओं में सबसे अच्छा मिलता है नारी का चित्रण। जब आप कामायनी पढ़ेंगे तो कामायनी में जो है उसमें आप देखेंगे जो यौवन का चित्रण है। जब आप सरोज स्मृति पढ़ते हैं, सरोज स्मृति निराला जो है महाकवि निराला की रचना है, तो उसमें सरोज उनकी पुत्री है स्वयं, और उन्होंने सगी बेटी के जो है यौवन आगमन का चित्रण किया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना उनके लिए दुष्कर कार्य होगा कि आप अपनी पुत्री का, अपनी बेटी के यौवन का आप उसमें क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। लेकिन सरोज स्मृति में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पुत्री के चित्रण किया है, उसके सुंदरता का, रूप का, वो मतलब ये कहा जाता है हिंदी ही नहीं विश्व साहित्य में दुर्लभ है। ऐसा कोई नहीं कर पाया है, विश्व साहित्य में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। क्योंकि आप सुंदरता का वर्णन भी पढ़ लेंगे, आपको कहीं अश्लीलता, कहीं छिछलापन, कोई ओछापन नजर नहीं आएगा। इसका कारण है कि वर्णन में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इस तरह की उपमाओं का प्रयोग किया गया है, ऐसी ऐसी चीज़ों से तुलना दी गई है कि आपके मन में सिर्फ श्रद्धा का ही भाव आएगा, है ना। कहीं भी कोई बुरी भावना मन में आ ही नहीं सकती उसको पढ़ करके। ये उनकी महानता का बहुत बड़ा उदाहरण निराला का। और ये छायावाद का भी एक बहुत बड़ी जो उसकी प्रवृत्ति है, छायावाद की बहुत बड़ी, कि उसमें नारी का चित्रण जो होता है बहुत गरिमामयी ढंग से किया जाता है ना। आदर्श चरित्र जो होता है नारी का वो आपको देखने को मिलेगा जिसमें छायावादी काव्य में। ठीक वही चित्रण चंद्रगुप्त का जो है, जो चंद्रीय जैन प्रसाद की जितनी रचनाएं हैं उसमें सभी में आपको महिलाओं का मिलेगा, स्त्रियों का, नारी का चरित्र जो है वो एकदम गरिमामय मिलेगा। इन्होंने लिखा है अजातशत्रु, इनका एक नाटक है, उसमें ये लिखते हैं कि पुरुषों ने शासन किया है किस पर, पूरे विश्व पर नहीं, पुरुषों ने शासन किया है पूरे विश्व पर, परंतु उनके हृदय पर किसने शासन किया है, स्त्रियों ने, है ना। ये सभी चीजें आपको इस तरह के महान विचार मिलते हैं। मतलब स्त्री को एकदम से होता है ना एक उच्च स्थान दे देना। और दूसरी बात, जैसे आप उसी समय का उपन्यास है 1935-36 का लिखा हुआ गोदान प्रेमचंद, और निर्मला है लिखा उनकी प्रेमचंद की रचना है जी सर। तो प्रेमचंद की रचनाओं ये भी उसी काल में यही सब लिखी गई है। तो उस काल अवधि का उपन्यास में जब पढ़ेंगे आप, जैसे प्रेमचंद की लिखी हुई पंक्तियां हैं कि जो तपस्वी का जो गुण होता है, क्या गुण होता है एक तपस्वी का, करुणा, दया, त्याग, ममता, है ना, ये सभी गुण किसका है, तपस्वी का। और इन गुणों को पाने के लिए
पुरुष क्या करता है, उन्होंने लिखा है कि पुरुष हिमालय पर जाकर हिमालय पर जाकर बैठता है, किसी गुफा में खो में जाकर तपस्या करता है वर्षों, अपना पूरा जीवन गला देता है तप करने में, तब जाकर उसके अंदर ये सभी विशेषताएं आती हैं। हम लोग पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध, वो उन्होंने जब तप किया, वो जब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, तो उनमें सबसे बड़ा गुण क्या आया, करुणा का, है ना। तो उन्होंने करुणा का ही संदेश पूरे विश्व को दिया, शांति का और करुणा का, ममता का, त्याग का, यही ना एक मानवीय गुण कहे जाते हैं। और पुरुष इनको प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है। लेकिन कहा जाता है स्त्रियों में, उन्होंने लिखा है कि जो दया, त्याग, ममता, करुणा, ये जो सब गुण नहीं है सर, इन सबको पाने के लिए पुरुष क्या करता है, हिमालय पर चला जाता है, पर्वतों की गुफाओं में खो में जाकर तप करता है, तब उसके अंदर ये सभी गुण विकसित होते हैं। परंतु एक स्त्री में ये सभी गुण जन्मजात होते हैं, है ना। और इसीलिए उन्होंने एक और लिखा है, उनकी पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध प्रेमचंद की, कि पुरुष में जब स्त्रियों के गुण आते हैं तो वो महात्मा बन जाता है। अगर किसी पुरुष में ये सभी गुण आते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग महात्मा कहते हैं। और उन्होंने इसी के साथ जो ये वाक्य अभी अधूरा है, पूरा वाक्य क्या है, पुरुष में जब स्त्रियों के गुण आते हैं तो वो महात्मा बन जाता है, और स्त्रियों में जब पुरुष के गुण आते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। क्योंकि पुरुषों का गुण क्या है, गोदान में एक मेहता जी नाम के चरित्र हैं, वो कहते हैं कि पुरुषों ने आज तक क्या दिया है, पुरुषों की बनाई हुई इस सभ्यता ने हमें क्या दिया है। 10,000 से ज़्यादा युद्ध किए हैं हम लोगों ने, हमारा इतिहास युद्ध का इतिहास है। तो पुरुषों ने क्या दिया, अगर इस इतिहास को, इस पूरे संस्कृति सभ्यता को अगर पुरुषों ने विकसित किया है तो उन्होंने हमें क्या दिया। पुरुषों की सभ्यता में युद्ध ही तो है, संघर्ष है, युद्ध है। इसमें जो मानवीय, उच्च मानवीय गुण है वो कहाँ है, इसमें दया, त्याग, करुणा, शांति, ये सब कहाँ है, ये सभी तो महिलाओं के गुण हैं, ये सभी स्त्रियोचित गुण हैं। तो ये जो स्त्रियोचित गुण हैं ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको प्रसाद की रचनाओं में, जो उनके नाटक हैं उनमें जो नारी चरित्र हैं उसमें मिलेंगे। जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया था पिछले प्रश्न में मालविका का, कितना बड़ा त्याग था उस नारी का, जिसने अपना प्राण जो है अपने न्यौछावर कर दिए देश के लिए, और जिसको वह प्रेम करती थी जबकि, और चंद्रगुप्त के लिए किया, और उस चंद्रगुप्त के लिए किया जिसको उसने अपने प्रेम का कभी इजहार भी नहीं किया। उसने प्रेमचंद को कभी चंद्रगुप्त को कभी यह बताया भी नहीं कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। चंद्रगुप्त को कभी पता भी नहीं चल पाया, लेकिन उसके लिए उसने, उस अनभोले प्रेम के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह एक महान नारी का चरित्र है। वैसे ही उसमें अलका है, जो एक दूसरी नारी चरित्र है, जो जब उसको पता चलता है अलका को कि मेरा भाई वो जाकर यूनानियों से मिल गया है, और हम लोग जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो भारतवर्ष के जो शासक थे, जो उसके पिता थे, यह अलका स्वयं थी, कि वो जो रणनीतियाँ बनाते थे, है ना, यूनानियों के खिलाफ, कि उसकी सेनाओं को कैसे पराजित किया जाए, वो सभी जो रणनीति थी वो जाकर बता देता था इसका भाई। क्यों बता देता था, उसको कुछ लोभ दे दिया गया था, कुछ संपत्ति का लोभ दिया था, कुछ साम्राज्य का, कि जब हम यहाँ जीत लेंगे तो तुमको फलाने जगह का शासक बना देंगे, ये सब। तो अलका क्या करती है, वो विरोध कर देती है अपने भाई का, और जब वो देखती है कि मेरे वृद्ध पिता मेरे भाई का विरोध नहीं कर पाएंगे, वो सक्षम नहीं है, तो वो राजमहल का ही त्याग कर देती है। उसको लगता है कि पिता से न्याय नहीं मिलेगा, राजा से, तो वो क्या करती है, वो त्याग कर देती है राजमहल का। एक राजकुमारी होकर के वो गलियों में भटकती है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उस समय के, जो भारतवर्ष के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो सिंगरन हो या और जो आम जनता है, उसके साथ वो घूमती है, और स्वतंत्रता का जो उसको कहते हैं आर्य पताका, उसको हाथ में ले करके और वो घूमती है गलियों में, लोगों को जागृत करती है, उनमें देश प्रेम का भाव भरती है, और हिमालय तुम से प्रभु शुद्ध भारतीय नामक गीत गाती है। इस तरह से कई उसमें चरित्र हैं। एक सुवासिनी नाम का उसमें चरित्र है, तो जो कि चाणक्य जैसे जो हुए हैं इतने महान विद्वान शिक्षक, तो चाणक्य के स्वभाव में हम लोग पढ़ते हैं कि चाणक्य का जो स्वभाव था बहुत रूखा था, है ना, दुनियादारी से बहुत दूर थे, और उनको सिर्फ राजनीति में, ठीक है, और जो भी एक आदर्श व्यक्ति का जीवन होता है दूसरों के लिए, अपने देश के लिए, राज्य के लिए, वो सभी उन सब चीज़ों के लिए जो एक आदर्श जीवन जीना चाहिए वो वैसा ही जीवन जीते थे।
इतिहास में उनका इसी प्रकार का छवि है। परंतु इसमें सुवासिनी नाम का उन्होंने एक चरित्र जयशंकर प्रसाद ने जोड़ा है और उसके माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि चाणक्य के मन में सुवासिनी के प्रति कुछ कोमल भावनाएं थी, है ना। और वो उसमें दिखाया गया है कि सुवासिनी उनके बचपन की मित्र थी। लेकिन इससे जो है सुवासिनी ही एकमात्र चरित्र है इसमें, नारी चरित्र, जिसका चरित्र जो है वो थोड़ा अस्थिर है कुछ नाटक के मध्य भाग तक, क्योंकि उसमें राक्षस नाम का जो एक ऐतिहासिक चरित्र है उसके और चाणक्य के बीच में थोड़ा झूलती रहती है, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज चरित्र है, थोड़ा सा सशंकित रहती है अपने भविष्य के प्रति, क्योंकि वो गरीब घर की और वो नाचती है, नाच गा करके अपना पालन पोषण करती है। तो वो थोड़ा सा एक होता है ना कि वो थोड़ा ढूंढती रहती है सहारा, कि कोई मजबूत सहारा हमको मिले ताकि मेरा जीवन अस्थिर हो जाए। लेकिन तो उसको बाद में क्या होता है, नाटक के उत्तरार्ध में, बाद में जब आधा नाटक, तो उसकी यही स्थिति रहती है, आधे नाटक के बाद उसके चरित्र में थोड़ी थोड़ी दृढ़ता आने लगती है और चाणक्य के समझाने के बाद तो वो पूरी दृढ़ हो जाती है, राक्षस का वर्ण करती है और उसके सामने जो एक शंका होती है, जो एक कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इसलिए रहता है क्योंकि चाणक्य उसको अच्छा जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि चाणक्य अपना जीवन खुद अर्पित किए हुए हैं, उसको कोई महल नहीं है उसके पास, ना कोई अच्छा घर है कि वो उसको रखेगा, ना कहीं वो नौकरी करता है या कहीं राजा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सन्यासी है। और दूसरी तरफ लेकिन वो चरित्र का अच्छा है, गुणवान है और देश के लिए काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो राक्षस नाम का जो है वो क्या है, वो सेनापति है, तो वो सारी चीजें, सारी सुख सुविधाएं, वैभव, प्रतिष्ठा, सामाजिक, वो सारा चीज सुवासिनी को दे सकता है, लेकिन वो देशभक्त नहीं है। लेकिन बाद में क्या होता है, राक्षस सुधर जाता है, वो देशभक्त भी बन जाता है और तब चाणक्य सुवासिनी को बहन कह के संबोधित करता है और कहता है कि तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा जीवन उसके साथ सुरक्षित भी रहेगा। और तब सुवासिनी के चरित्र में दृढ़ता आ जाती है। इस तरह से एक, इसके अलावा एक विदेशी नारी चरित्र भी उसमें है, कॉर्नेलिया, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। तो उसमें जो दिखाया गया है चंद्रगुप्त नाटक में, कॉर्नेलिया विदेशी महिला है, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने दिखाया है उसमें कॉर्नेलिया के चरित्र को भी उन्होंने हीन नहीं बताया है, बल्कि उसका भी चरित्र बहुत उदात्त है, बहुत गरिमामयी है। और उन्होंने ये दिखाया है कि जब कॉर्नेलिया भारत आती है, यहाँ पर रहती है, तो वो भारत के लोगों से, भारत के लोगों के चरित्र से, है ना, यहाँ की संस्कृति से उसको बहुत प्रेम हो जाता है, उसको भारत बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि उसी के द्वारा गाया गया उसका गीत दिखाया गया है, अरुणिया मधुमय देश हमारा, यह कॉर्नेलिया ने गाया है, जबकि वो विदेशी महिला है। और वो कहती है कि अपने सहेली से कि अगर जो है, जो विश्व है, शेष विश्व, यानी भारत को छोड़ करके जो शेष विश्व है, अगर वह मानव की जन्मभूमि है, यानी वहाँ पर मानव होते हैं, मानवों ने जन्म लिया, तो यह भारत भूमि जो है यह मानवता की जन्मभूमि है। यानी मानव ने जन्म लिया भले दूसरे जगह, लेकिन भारत ने मानवता को जन्म दिया है। और वो उसमें कहती है कि मुझे इस भूमि से अपनी जन्मभूमि की तरह प्यार होता जा रहा है। और वो जिस प्रकार से उसका अपना एक सेना का एक फिलिप नाम करके है, जो उसका बार बार अपमान करता है, वह उसको पसंद करता है कॉर्नेलिया को, लेकिन वह उसको जबरन हासिल करना चाहता है। और जब चंद्रगुप्त उससे मिलता है, यह सिंघरन उससे मिलता है, यानी भारत का कोई युवक उससे मिलता है, तो जिस तरह से हमारी जो संस्कृति रही है कि स्त्री को, नारी को सम्मान देने की, उस तरह से वो बात करता है, उस तरह से उसके साथ आचरण करता है, तो कॉर्नेलिया बहुत प्रभावित होती है और वह तुलना करती है मन ही मन, और उसको लगता है कि हमारे देश का इतना वीर है, फिलिप लड़ने में बहादुर है, बहुत बहादुर सैनिक है, लेकिन वो मन में सोचती है वह कि चंद्रगुप्त की बात ही अलग है, यह सिंघरन है उसकी बात ही अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें चरित्र का गुण है, जो कि उसके देश के युवकों में नहीं है, या न्यून है, कम है। तो वो यहाँ के युवकों से, यहाँ के उसके कल्चर से, उसकी संस्कृति से, जो नारी को इतना सम्मान दिया जाता है, इन चीज़ों से प्रभावित होकर के वो भारतवर्ष से प्रभावित होती है और यहाँ के गीत गाती है, यहाँ की प्रशंसा करती है। तो इस तरह से हम नारी चरित्र का उसमें ये देखेंगे। और हम अभी पूरा तो नहीं बताएंगे, हम जब इसका प्रश्न का उत्तर एक एक करके जब डील करेंगे तो सर एक 65वीं का क्वेश्चन था सर ये। अभी हम बस इतना ये बताएंगे कि इसका निष्कर्ष में कि चंद्रगुप्त में जो नारी पात्र हैं उनका अगर हम
2-3 पंक्तियों में कहेंगे कि उसका क्या महत्व है, उसका क्या चरित्र है, अभी के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो यही है कि उन्होंने दिखाया है कि अच्छे पद पर बने रहने के बावजूद भी, क्योंकि उसमें उन्होंने दिखाया है कि जो जैसे कल्याणी है, मालविका है, कौरनेय, ये सभी राजकुमारी हैं। सुवासिनी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो नारी चरित्र है वो सभी क्या है, राजकुमारी हैं, महलों में पली है। लेकिन और एक तरफ और उन्होंने अपने जीवन में सभी ने किसी न किसी से बहुत प्रेम भी किया है। यानी स्त्री होने के नाते जो उनका एक गुण होता है, जो उनके मन में जो किसी के प्रति बहुत प्रेम की भावना है, वो उसको तो वो निभाती ही है, लेकिन साथ साथ देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, उनके प्रति जो उनके जितने कर्तव्य हैं उसका भी वो निर्वहन करती है। उसमें कल्याणी है जो युद्ध भूमि में भी जाती है, लड़ती भी है। अलका है वो गलियों में भटक करके लोगों में, जनता में देश प्रेम की भावना भी भरती है। यानी कि उसकी प्रासंगिकता आज के समय में क्या है कि स्त्री को जो पुरुषों का जो है कॉपी बनने की जरूरत नहीं है, जेरोक्स बनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया है कि स्त्रियों में जो प्राकृतिक गुण है, जो नेचुरल उनका गुण है, वो काफ़ी ही नहीं है बल्कि महान है। तो होता है ना कि पर्याप्त है, काफ़ी है, नहीं, वो महान है। उनको उन्होंने बताया है जयशंकर प्रसाद ने, जो चंद्रगुप्त की जो नारी चरित्र रूप में है, जो नारी पात्र हैं, उनके चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें ये पता चलता है उनको पढ़ने के बाद कि जो नारी का अपना गुण है वही विशिष्ट है, वही महान है, और नारी वही विकसित होगी जो उन गुणों की रक्षा करते हुए, यानी संपूर्ण सर्वांश में, सभी पूरे अंश में स्त्री बने रहते हुए आगे पुरुषों के समान अधिकार को हासिल करें, है ना। यानी कि वो अधिकार में, कार्य क्षेत्र में पुरुषों के समान काम करें। जैसे कल्याणी एक राजकुमारी होते हुए भी युद्ध करने के लिए जाती है, पोरस के साथ लड़ती है जाकर, है ना। वैसे अलका वो भी राजकुमारी लड़की होते हुए वो भी महल से बाहर निकलती है, गलियों में भटकती है, लेकिन वह युद्ध करने के लिए जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो स्त्रियों का अपना गुण होता है जिसके कारण कि वो महान कहलाती है ना। इसका कारण, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अगर वो युद्ध क्षेत्र में जाती है तो उन गुणों का त्याग कर देती है, ऐसा नहीं है। यानी कि स्त्रियोचित जो गुण हैं जिसके कारण स्त्री का सम्मान है हमारे देश में प्राचीन काल से, उन सभी गुणों की रक्षा करते हुए पुरुषों के समान कार्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, है ना, उनकी बराबरी को प्राप्त करना, यही नारी का उद्देश्य होना चाहिए। उसको पुरुष की प्रतिकृति बनने का, जेरोक्स बनने का, पुरुषों का गुण अपनाने का कोई जो है अर्थ नहीं है, ना ही आवश्यकता है उसको, क्योंकि उसके जो अपने गुण है उसके अंदर, वही उसके लिए बहुत महान है, वही पूजनीय है ना। यही प्रमुख रूप से प्रसाद की ही नहीं, गोदान में आप पढ़ेंगे प्रेमचंद की, छायावादी की जितनी भी नारी चरित्र आप पढ़ेंगे, उनकी सभी की यही प्रासंगिकता, आज के मतलब उनका यही संदेश है, यही मैसेज है आज की नारी कि आप पुरुष की प्रतिकृति मत बनिए, उसके गुणों को आपको आत्मसात करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो गुण है वो पुरुषों से ज़्यादा महान है, वो ज़्यादा पूजनीय गुण है, बल्कि पुरुषों को चाहिए कि आपसे वो सब गुण सीखें, है ना। तो आपको उसका जेरोक्स बनने की जरूरत नहीं है, फोटो कॉपी बनने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने उन गुणों की रक्षा और समृद्धि करते हुए, है ना, उनमें और अभिवृद्धि करते हुए जो है पुरुषों के समान अधिकार कार्य क्षेत्र में, है ना, आर्थिक जगत में, सभी जगत में आप उसमें जो है उसके समान आप हासिल करिए, उन्नति करिए, अपना विकास करिए। यही संदेश है उनके नारी पात्रों का आज की नारी। ठीक है, तो इतना सारा। और कोई प्रश्न बता रहे थे आप? जी सर, ये चंद्रगुप्त, ये जो 65वीं का है सर, चंद्रगुप्त नाटक में भारतीय संस्कृति का जो है, हाँ, ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया एक प्रश्न है ना। जी सर, ये 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में चित्रित भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्षों का विश्लेषण नाट्य पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कीजिए। जी सर, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको बार बार पढ़ना चाहिए, रुचि से पढ़ना चाहिए, जो आपका जो पाठ्य पुस्तक है, जो टेक्स्ट बुक जो आपके सिलेबस में बीपीएससी में है। अब देखिए इसमें दिया है कि नाट्य पंक्तियों को उद्धृत करते हुए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, जैसे अभी आपको हम बताते हुए ये सब जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस क्रम में हम प्रेमचंद की कुछ चंद्रगुप्त से कुछ पंक्तियों को हम बोलते जा रहे हैं, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है ना, हमको उसमें रुचि है, हमको अच्छा लगता है, तो आपको भी उसमें रुचि लेकर के उसको पढ़ना चाहिए। तभी, क्योंकि ऐसे आप कैसे उद्धृत करेंगे बीच में पंक्तियों,
और अगर आप कोई भी प्रश्न लिखें, अगर ये नहीं भी कहता है, अगर प्रश्न यह नहीं भी पूछा गया है तब भी देना है, तब भी आप बीच बीच में कुछ उदाहरण देते जाएंगे, कुछ पंक्तियों को लिखते जाएंगे नाटक से, तो आप जो है इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। तो फिर जो जांच करेंगे उनको लगेगा कि आपने ढंग से इसको पढ़ा है ना। प्रश्न जो है उनका जो उत्तर आप लिखेंगे वो भरा हुआ अच्छा लगेगा, है ना, सारगर्भित लगेगा। उदाहरण तो इसमें है भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्षों का विश्लेषण। ये कहता है ये प्रश्न कि चंद्रगुप्त नाटक जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो भारतीय प्राचीन संस्कृति है, इसके जो उदात्त पक्ष है, उदात्त मीन्स महान पक्ष है ना, जो प्रशंसनीय पक्ष है, जो अच्छा उनका पक्ष है, हाँ, उन सभी का चित्रण हुआ है इस नाटक में, है ना, उन सभी का चित्रण हुआ है। और इसको आप नाट्य पंक्तियों को उद्धृत करते हुए भी उदाहरण देते हुए बताइए। तो हमारे कल्चर में बहुत ही सामान्य प्रश्न है। अगर कुछ को लगा होगा इसमें से जो एग्जाम दिया उनको लगा होगा परीक्षा हॉल में कि ये तो हमने तैयारी नहीं किया था, ये प्रश्न तो बिल्कुल नया आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है ना। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्ष क्या हो सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को भारत में जो थोड़ा सा भी मतलब अपने आसपास के प्रति जागरूक है ना, तो उसको पता है संस्कृति। अच्छा, सभ्यता और संस्कृति में क्या फर्क है? दर्शन शास्त्र में कहा जाता है, आप बताइए किसको कहते हैं सभ्यता? सभ्यता समाज में जो नियम लोग जो रहते हैं आपस में जो नियम बनाते हैं, रीति रिवाज, सभ्यता है। उसमें जो उसका जो पर्व त्योहार और शादी विवाह जो उसकी है, आपने जो कहा ये जैसे सभ्यता आपने जो बताया वो ठीक है, लेकिन संस्कृति की जो परिभाषा आपने कहा तो वो संस्कृति हमारे अनुसार नहीं कहने का, आपने जो कहा वो समाजशास्त्र की परिभाषा है, ठीक है, उसके दृष्टिकोण से वो ठीक है। यहाँ पर जो है ये वैचारिक पक्ष की बात हो रही है, दर्शन शास्त्र जो होता है उसकी बात हो रही है। तो आपने सही कहा, सभ्यता किसको कहते हैं? जो कोई समाज होता है और कोई समाज जब एक लंबी अवधि में, है ना, ये 1-2 साल की बात नहीं है, यह 100,000 वर्षों की बात, कई 100 वर्षों की, 1000 वर्षों की, कि जब एक लंबी अवधि में कुछ जो है कुछ विशिष्टताओं को, जो आदर्श है, आदर्श के रूप में ग्रहण करता है जिन चीज़ों को, वो सभ्यता है ना। जैसे कि हम मानते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये हम कहते हैं कि नारी का आदर करना चाहिए, ये हमने देखा हमारे यहाँ जब जन्म हुआ होगा मनुष्यों का, जब से यहाँ पर रह रहे हैं मनुष्य, तब से लेकर जो है समाज में लोगों ने ये फील किया होगा, इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि जब नारी का विकास होता है तो हम देखते हैं कि समाज का विकास ज़्यादा हो रहा है। तब उन्होंने लिखा होगा कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, है ना। यह एक दिन में नहीं लिखा गया, यह सभी महसूस किया गया बहुत 100 सालों में, 1000 सालों में, और तब जाकर के एक निष्कर्ष वाक्य के रूप में, यह एक सूक्ति के रूप में लिखा गया, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है कि जो सभ्यता है वो क्या है, वो संस्कृति क्या है, जो हम बताएं अभी इसको संस्कृति कहते हैं, उसका विकास होता है और उसका जो बाह्य स्वरूप है उसको सभ्यता कहते हैं। जैसे कि हमारी संस्कृति है कि हम गुरुजनों का आदर करते हैं, ठीक है, ये क्या है, संस्कृति है। तो यह वैचारिक चीज़ है, यह मन में मानने की चीज़ है, और इसका जो बाह्य स्वरूप है उसको सभ्यता कहते हैं। जैसे कि हमारे गुरु बैठे हुए हैं तो हमारी संस्कृति क्या कहती है कि हम उसका आदर करें उनका, है ना, हमारे कल्चर में ये है। तो और अगर हम उनकी तरफ मान लिया जाए, हम ऐसे पैर उठाएं और उनकी तरफ पैर रख करके बैठ जाएं तो हमें असभ्य कहा जाएगा। जी सर, ठीक है, क्या कहा जाएगा, असभ्य, कि आपका यह जो व्यवहार था यह क्या था, असभ्य। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम जो एक लंबी अवधि में कोई समाज जिन आदर्शों को ग्रहण करता है, जिन विचारों को आदर्श के रूप में ग्रहण करता है, मानता है, स्वीकार करता है, वो उसकी संस्कृति कहलाती है, और उसको जो हम प्रकट करते हैं, जो उसका बाह्य स्वरूप है, वो सभ्यता कहलाती है, ठीक है। ये वैचारिक संदर्भ में, और जो आप बताते हैं समाजशास्त्र में उसकी व्यापक परिभाषा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में जो चित्रित किया गया है भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्ष, ये महान पक्ष क्या क्या है, जो कि है तो बहुत सारे, लेकिन हमें उनकी ही चर्चा करनी है जो चंद्रगुप्त नाटक में जितना दिखाया गया है। तो जैसे कि आप कोई उदाहरण दे सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है चंद्रगुप्त नाटक, जैसे पहला तो यही है नारी, कि नारी को सम्मान देना भारतीय संस्कृति का सबसे उदात्त पक्ष है,
है ना। हमारी संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ जो हम लोग जो पूजते हैं देवी देवताओं को, उसमें से बहुत सारी ऐसे हैं जो देवी के रूप में है हमारे यहाँ ईश्वर है ना, और उसकी पूजा शक्ति के रूप में होती है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितनी भी नारी चरित्र वाली देवी हैं, जितनी भी हमारे यहाँ भारतवर्ष में हैं, उन सभी के हाथ में कोई न कोई हथियार है, अस्त्र शस्त्र है। इसका अर्थ है कि उसकी शक्ति के रूप में हम लोग नारी को दुर्बल नहीं मानते हैं, हम उसे अबला नहीं मानते हैं, बल्कि हम मानते हैं कि वो, बल्कि हमारे यहाँ ग्रंथ में पढ़ते हैं हम लोग कि महिषासुर मर्दिनी, मतलब जिसको इंद्र नहीं हरा सके, जिसको पुरुष के देवता जो हैं और देवताओं के राजा जिसको नहीं हरा सके, उसको किसने मारा? उसको एक स्त्री ने, एक नारी ने मारा, देवी ने मारा, है ना। जो फिर हम लोग पढ़ते हैं शुंभ निशुंभ, उसको नहीं मार पाए, उससे भी इंद्र हार गए थे। उसके घर में नौकर की तरह कार्य करते थे देवराज ने, और उस उतने बड़े असुरों को किसने मारा? देवी ने मारा, है ना। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हमारे यहाँ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, है ना। हमारा वो इतिहास है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। हमारे यहाँ मातृसत्तात्मक जो है लोग, जो दूसरे जो संस्कृति वाले हैं, वो एक आध ऐसा है उनके यहाँ उदाहरण, तो वो उस पर गर्व करते हैं। हमारे यहाँ ये उदाहरण भरे पड़े हैं हमारी संस्कृति में। हमारे यहाँ तो देवी देवताओं का जो नाम होता है, जो जोड़े के रूप में हम लोग जब नाम लेते हैं तो उसमें हम लोग नारी का नाम पहले लेते हैं, जैसे गौरी शंकर है, सीताराम है ना। इस तरह से राधे श्याम, हम लोग पहले नारी का नाम लेते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे, जैसे कि हम लोग कहते हैं गौतमी पुत्र, हमारे यहाँ आप ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे महाभारत में कुंती पुत्र के नाम से अर्जुन पुकारा जाता है, राधे या राधेय कहा जाता है, राधेय कहा जाता है ना। ये क्यों कहा जाता है इस तरह से? यानी माता के नाम से भी उसकी पहचान है। तो ये भारतीय संस्कृति का सबसे एक बड़ा महत्वपूर्ण उदात्त पक्ष है। क्या है? नारी को सम्मान देना, नारी चरित्र को महान, नारी में जो चारित्रिक गुण है उनको महान समझना, उनको बड़ा समझना, है ना। और उसको पाने के लिए पुरुष तपस्या कर रहा है, तो इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? तो पहला तो इसका उदाहरण देते हुए और कुछ घटनाएं और कुछ पंक्तियों का जिक्र करते हुए इसको बताएंगे। फिर दूसरा है जन्मभूमि को बहुत अधिक महत्व देना। ये भी हमारी संस्कृति का पक्ष है ना। रामायण में वाल्मीकि ने लिखा है, क्या लिखा है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी, यानी जननी यानी जन्म देने वाली माँ और अपनी मातृभूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी ज्यादा महान है, स्वर्ग से बढ़कर है। तो यानी कि अपनी माँ का महत्व तो हर संस्कृति में है। आप दुनिया के किसी भी कल्चर में जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, तो माँ को ईश्वर का दर्जा के लगभग प्राप्त है। सभी जगह उनको बहुत आदर दिया गया है, माँ को सम्मान दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि उतना ही सम्मान जितना अपनी माँ को देते हैं, उतना ही सम्मान किसका है? जन्मभूमि का है ना। इसीलिए हमारे यहाँ अपने देश को, एकमात्र है हमारा देश पूरे विश्व में शायद जहाँ पर माता कहते हैं। भारत को अपनी माँ कहते हैं, अपने देश को अपनी माँ कहकर बुलाते हैं। तो ये क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति, अपने जन्मभूमि के प्रति हम मानते हैं कि हमारे कुछ कर्ज है ना, हमारा कुछ कर्तव्य, कुछ दायित्व है। जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, जहाँ से हमारा भरण पोषण होता है, उसके प्रति हमारा भी कुछ दायित्व होता है, जिसका हमें निर्वहन करना होता है। हमारे यहाँ बहुत प्रकार के ऋण बताए गए हैं शास्त्रों में, मातृ ऋण है, गुरु है ना। तो ये सभी जो है ऋण, उसी तरह से एक हमारा, हम लोग मानते हैं भारत के लोग कि हमारे जन्मभूमि के प्रति भी हमारा कुछ ऋण है जो हमको उतारना होता है। तो ये देश प्रेम का, अपने जन्मभूमि के लिए जो है सर्वस्व न्यौछावर कर देने का, ये कर देना, ये हमारी संस्कृति का एक उदात्त पक्ष भी है। और इसका भी चंद्रगुप्त नाटक में बहुत जगह वर्णन मिलता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, पंक्तियां हैं, जिसको लेकर के आप जो है अपने उत्तर को पुष्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा आप लोगों को बता सकते हैं, तीसरा और कोई हमारे संस्कृति का उदात्त पक्ष? हमारे यहाँ तीसरा क्या है? बड़ों को आदर देना। ये हमारी संस्कृति का, जो गुरुजन है, वृद्धजन है, बड़े जन है, उनको आदर देते हैं हम लोग, है ना। जो शिक्षक है उनको आदर देते हैं हमारे यहाँ। और हम लोग चंद्रगुप्त नाटक में क्या देखते हैं? जो घनानंद है वो क्या करता है? वो चंद्रगुप्त
जो कि एक शिक्षक है उनका अपमान करता है, इसमें दरबार से उसको निकाल देता है, केस पकड़ करके सीखते हुए कहता है इसको बाहर करो। और चंद्रगुप्त नाटक में हम ये देखते हैं, यह घटनाओं के माध्यम से यह हमें बताया गया, एक संदेश दिया गया है कि जब घनानंद अपने शिक्षक का, जो उसमें जो महान शिक्षक थे चाणक्य, जब उसका अपमान करता है चाणक्य का, तो क्या उसको मिलता है बदले में? उसके पूरे साम्राज्य का सर्वनाश। और चंद्रगुप्त जो आंख बंद करके, सर झुका करके अपने गुरु का आदेश मानता है, उनके कहे अनुसार कार्य करता है, तो वो क्या बनता है, उसको क्या मिलता है? वही सम्राट मिलता है उसको, और भारतवर्ष का सम्राट बनता है चंद्रगुप्त। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पक्ष है। क्या? बड़ों का, गुरुजनों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। चाणक्य बार बार कहते हैं उनको, चाणक्य घनानंद के जब जाते हैं दरबार में तो उनको बार बार वो कहते हैं, घनानंद उनका अपमान करता जाता है और चाणक्य उनको समझाने की कोशिश करते जाते हैं कि सिकंदर का आक्रमण हुआ है ना, और आपका राज्य जो है, शासन जिस ढंग से आप चलाते हैं वो ठीक नहीं है, प्रजा में बहुत आक्रोश है, वो कभी भी विद्रोह कर सकती है। तो घनानंद का दायित्व तुम हमको डराने आए हो, और उसका अपमान करता है। ये भी एक उदात्त पक्ष है, एक महान पक्ष है हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का। क्या? गुरुजनों का, वृद्धजनों का आदर करना। ठीक है। इसके बाद हमारी और संस्कृति का क्या उदात्त पक्ष को बता सकता है? हमारे यहाँ कहा गया है, एक बहुत प्रसिद्ध जो है संस्कृत का एक श्लोक है, सभी ने पढ़ा होगा, वो है अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसा। इसका क्या होता है? अयम निज परोवेति, यह मेरा है वह उसका है, यदि यह अपना है यह वह पराया है, ऐसा कौन सोचते हैं? ऐसी गणना, ऐसा हिसाब कौन रखते हैं? लघु चेतसा, जो लघु चेतना वाले, छोटी चेतना वाले, छोटी बुद्धि के लोग होते हैं। इसका अगला लाइन बहुत प्रसिद्ध है, आप सबने सुना होगा, ये उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। जो उदार चरित्र वाले हैं, जिनका चरित्र महान है, जिनका हृदय विशाल है, उनके लिए पूरा विश्व ही उनका परिवार है। और इसीलिए एक और पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, वो क्या है? अतिथि देवो भव। तो ये भी हम देखते हैं किसमें? चंद्रगुप्त नाटक में, कि जब चंद्रगुप्त और चाणक्य, इसका सिकंदर का, उसमें दिखाया गया है कि वार्तालाप होता है, एक बार सेल्यूकस से भी होता है। तो चंद्रगुप्त क्या कहता है उसको कि हमारे यहाँ अतिथि देवता होते हैं, तो जब हम युद्ध भूमि में मिलेंगे तब आपसे हम वहाँ पर युद्ध करेंगे, लेकिन यहाँ पर शिविर में आप हमें मित्र समझें। और वहाँ पर कौटिल्या पर जब उसके ही जो है, उसके ही जो उसका जो शिविर है, वहीं का एक सैनिक, उसके अपने बेड़े का एक सैनिक जब उसके प्रतिष्ठा का अपमान करता है, कौटिल्या का, जो कि यवन की राजकुमारी है, सेल्यूकस की बेटी है, तो चंद्रगुप्त वहाँ उपस्थित रहता है उसमें। तो चंद्रगुप्त उसको बचाता है, उसके शील का, उसके चरित्र का, उसकी प्रतिष्ठा का रक्षा करता है। जबकि ये, इसको क्या मतलब है? वो विदेशी है और उस व्यक्ति की पत्नी है, बेटी है, जिसने हम पर आक्रमण किया हुआ है, लेकिन नहीं, वह हमारे अतिथि की पुत्री है, तो हम क्या करेंगे? उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। तो इसलिए अब जब एक छोटा मोटा युद्ध भी होता है वहाँ पर चंद्रगुप्त के बीच और उसके फिलिप के बीच, लेकिन चूंकि वह रण क्षेत्र नहीं है, उसमें चंद्रगुप्त उसको कहता है कि चूंकि यह युद्ध भूमि नहीं है, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या कर देते। मेरा यहाँ उद्देश्य क्या है? कौटिल्या की शील की रक्षा करना, इसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना, और इसीलिए हम तुम्हारी हत्या नहीं कर रहे, है ना। और उसको माफ कर देता है, उसकी तलवार गिरती है फिलिप की, और ये उसके बाद ये अपना जो है ये वार करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें शिविर में जो आया हुआ है, एक जो है आगंतुक के रूप में आया हुआ है, अतिथि के रूप में आया हुआ है, और अतिथि को हमारे यहाँ देव का दर्जा प्राप्त है, भगवान का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए। और जब बाद में भी हम जब इसका अंत देखते हैं, चंद्रगुप्त का अंत, उसमें क्या बताया गया है? जब सेल्यूकस समझौते के लिए तैयार हो जाता है, तो चाणक्य जितनी भी शर्तें रखता है वो सभी मित्रता को बढ़ाने वाला है। वो कहता है कि हम 500 हाथी आपको उपहार में देंगे, धन से गाय, है ना। और चंद्रगुप्त और कौटिल्या को विवाह के बंधन में बांधने की बात करता है, ताकि आगे के लिए हमारा संबंध बहुत अच्छा हो। यानी कि ऐसा नहीं कहता कि हम इसको पकड़ लें, मार दें, है ना।
क्योंकि हम जीत गए हैं युद्ध में, तो हम सेल्यूकस को मार भी सकते हैं, उसको बंदी बना सकते हैं। तो उसमें भी क्या शर्त होता है, जब युद्ध समाप्त हो गया तो फिर हमारा आपसे कोई मतलब मानव के बीच हम मानते हैं कि हमारी मित्रता, ये भी एक भारतीय संस्कृति का हमारे यहाँ का एक महान पक्ष है कि हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, एक आता है श्लोक, हमको भी याद नहीं है लेकिन वो बहुत चर्चा उसकी होती है कि मतलब इस तरह की घटनाएं होती थी, जैसे कि पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर आक्रमण किया, ठीक है, तो जैसे कि खेत है बगल में और यहाँ पर युद्ध भूमि है, ये युद्ध भूमि है और यहाँ पर बगल में खेत है, तो क्षत्रिय यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, और जो कृषक हैं उनको कोई हानि नहीं पहुँचा रहा है। भले ही अगर दुश्मन जीत भी गया तो वो कृषक को कुछ कहने नहीं जाएगा, और जो कृषक है वो हल बैल से अपना बगल में अपना खेत में कृषि कार्य कर रहा है। मान लिया जाए कि हम यहाँ एक राजा है, एक ये पड़ोसी राजा है, ये हम पर आक्रमण करने आया, इसने हमको हरा भी दिया, लेकिन हमको हराने के बाद ये मेरे अगर बगल से महिलाएं कहीं जा रही हैं खेत पर काम करने, ये उसको छेड़ेगा नहीं, ये उसको कोई परेशान नहीं करेगा, और वो बिल्कुल निर्भीक होकर जाएंगे, क्योंकि वो मानकर चलते हैं कि वो दोनों सैनिक हैं, क्षत्रिय हैं, उनका कार्य युद्ध करना, वो युद्ध कर रहे हैं, मेरा काम है खेत जाना, हम जा रहे हैं। तो यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि हमारी लड़ाई वैचारिक थी। जब वैचारिक लड़ाई होती है उसके बाद भूमि में लड़ते हैं, तो वहाँ पर फिर हम अपनी वीरता का, अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए हम करेंगे अपना कार्य, और हम अपनी तरफ से कभी आक्रमण नहीं करते। भारत ने कभी किसी पर अपनी तरफ से आक्रमण नहीं किया आज तक, कभी किसी का जमीन हड़पने के लिए या अपनी संस्कृति, अपने विचार दूसरे पर थोपने के लिए आज तक किसी पर हमला नहीं किया। जैसे सिकंदर यहाँ विश्व विजेता बनने आया था, भारत का कोई शासक ऐसा नहीं था जो यहाँ से विश्व विजेता बनने के लिए यूनान चला गया, है ना। लेकिन तो इसमें क्या है, तो ये भी हमारी संस्कृति का एक उदात्त पक्ष है कि हम मानव के बीच मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। अगर कोई मित्रता के लिए आता है तो हम सहर्ष उसका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन अगर कोई हमारी जन्मभूमि पर आंख डालता है ना, तो हम फिर उसका प्रत्युत्तर देने के लिए, प्रतिकार करने के लिए भी पूर्ण रूप से सक्षम है। ये भी संदेश दिया गया है चंद्रगुप्त नाटक में। तो इस तरह की जैसे हम 5 बताएं, ऐसी और भी छोटी छोटी कई चीज़ें हो सकती हैं, होगा तो हम इस पर भी एक उत्तर बना करके आप लोगों को शेयर कर देंगे। तो ये चंद्रगुप्त नाटक में जो भी भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्ष हैं, जो महान पक्ष हैं, तो इसमें यही देखना है मुख्य रूप से इसको संक्षेप में कि हमारी संस्कृति के जो महान चीज़ हैं वो आप जानते हैं क्या है, नहीं है। और आप देखिए, आप जब आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त नाटक तो आप उसमें ढूंढिए, जैसे हम 5-6 अभी आपके सामने बता दिए कि ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी उसमें, है ना। और उन सभी का वर्णन करेंगे, और साथ में जैसा इसमें बताया कि आप नाट्य पंक्तियों को उद्धृत करते हुए बताइए, तो आपका पढ़ा हुआ रहेगा। रुचि से पढ़ेंगे तो आपको उसकी पंक्तियाँ तभी याद रहेंगी जब रुचि से पढ़ेंगे, रटने से तो नहीं होगा। इतनी सारी किताबें हैं, आप रट नहीं सकते, आप गोदाम थोड़ी ना रट सकते हैं, पूरा कामायनी आप नहीं रट सकते। वो आपको तभी याद हो जाएगा कुछ पंक्तियाँ जब आप रुचि से पढ़ेंगे। तो आप रुचि से पढ़िए, जितनी भी पहले बताएं कि जो गद्य से संबंधित जितनी किताबें हैं एक बार पूरे को पढ़ लीजिए। सेक्शन 2 और जो अच्छा लगता है जब भी समय मिले, जिसमें आप मनोरंजन के लिए उसी को पढ़िए। आप यूट्यूब पर फिल्में मत देखिए, आप वही पढ़ लीजिए। मानसरोवर की कोई कहानी पढ़ लीजिए, उससे अच्छा मनोरंजन हो ही नहीं सकता। गोदान का कोई पाठ आपको अच्छा लगता है उसको फिर से पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त में कोई गीत आपको अच्छा लगता है उसको बार बार पढ़िए, तो आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। और आपस में चर्चा करिए 2-3 लोग बैठ करके, ये कितना अच्छा लिखा है, ये पंक्ति कितनी अच्छी है, इसका क्या महत्व है, इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं, है ना। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, और तब आप उदाहरण जो है वो उसका जिक्र करते हुए अपना उत्तर लिख सकेंगे। आपका उत्तर सार्थक लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त से मुख्य रूप से यही सब प्रश्न हैं जितना हमने बताया। अन्य कोई प्रश्न किसी के मन में होगा तो वो हमको बताएंगे, कि हम खुद देखेंगे कि और क्या संभावना बनती है और कुछ प्रश्न इसमें पूछे जाने। इस तरह से चंद्रगुप्त का सभी आयाम से हम पढ़ पाएंगे। तो अगला क्लास हम जो बताएंगे चंद्रगुप्त पर ही बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में कम से कम 3 प्रश्न हम बता दें। तो 2 दिन में हम पूरा चंद्रगुप्त ये समाप्त कर देंगे 2 क्लास में। तो चंद्रगुप्त जो है इसको आप लोग एक बार अच्छे से अपने से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जब हम आएंगे तो चंद्रगुप्त का एक प्रश्न पर हम चर्चा करके ख़त्म कर देंगे, उस दिन बोर्ड पर हम बताएंगे इसको अच्छे से, ठीक है।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।